हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। और आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th का जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पहला सीरीज है, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और 500 क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि कम से कम समय में और ज़्यादा जोर दिए बिना याद हो सके। तो पहला सवाल है, रूस की क्रांति। रूस में जो क्रांति हुआ उस क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो प्रभावित जो पूरे विश्व को किया तो उसके 2 उदाहरण आपको प्रस्तुत करने हैं। यानी सवाल है कि रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों से स्पष्ट करें। आंसर है इसका कि रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, इनके 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। लिखना इसी तरह एग्जाम में है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लिखना है जिस तरह हम लिखे हैं, आपको देख रहे गौर से। पहला नंबर 1 देखिए, आपको लिखना है। नंबर 1 देखिए, आप लिखेंगे सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हुई। यानी रूस की क्रांति का एक परिणाम ये हुआ, एक प्रभाव ये पड़ा कि रूस में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हो गई। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि पूरा विश्व जो है विचारधारा के आधार पर 2 खेमों में बंट गया। यानी विश्व विचारधारा के 2 खेमों में बंट गया। एक खेमा क्या था, साम्यवादी विचारधारा, और दूसरा खेमा था पूंजीवादी विचारधारा। ये 2 महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा रूसी क्रांति का पूरे विश्व के ऊपर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, अगला सवाल है हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दें। तो कौन है हो ची मिन्ह, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। 1917 में हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। यानी हो ची मिन्ह कौन है, एक वियतनामी छात्र है जो 1917 में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को चले गए। शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और वहाँ साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। तो यहाँ तक बच्चों याद रखना क्या है कि हो ची मिन्ह 1917 में एक साम्यवादी का एक गुट बनाया, फिर बाद में वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चले गए। मॉस्को में साम्यवाद जो है उससे प्रेरित हुआ और उससे प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया और अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कॉन्ग सॉन्ग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये जो पार्टी जिसको बनाया 1930 में हो ची मिन्ह ने, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। और 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम जो है उसमें हो ची मिन्ह की सरकार बनी। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है इतना, दोबारा सुन लीजिए आप, कि हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना क्या है कि हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र था जो पेरिस में 1917 में साम्यवादियों का एक गुट बनाया, फिर शिक्षा प्राप्त करने
मॉस्को चला गया और मॉस्को में साम्यवाद से प्रेरित हुआ और प्रेरित होने के पश्चात 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। फिर आगे चलकर 1930 में वियतनाम के जितने भी बिखरे राष्ट्रवादी गुट थे उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा कर वियतनाम कांग सांग देंग यानी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और ये जो पार्टी है पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। आखिरकार 1954 में जेनेवा समझौता हुआ जिसके तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच 2 भिन्नताओं का उल्लेख करें। वैसे तो ग्रामीण जीवन व्यवस्था और नगरीय जीवन व्यवस्था में बहुत सारे अंतर है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 व्यवस्था का उल्लेख करना है। तो एग्ज़ाम में किस तरह लिखेंगे उत्तर? ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच 2 भिन्नताएं निम्न है, इस तरह लिखना है। नंबर 1 देखिए आपको लिखना है, गांव की आबादी कम होती है जबकि नगर की आबादी अधिक होती है। घनत्व के हिसाब से गांव की आबादी कम होती है और नगर की आबादी अधिक होती है। नंबर 2 में आपको लिखना है, गांव में जो खेती और पशुपालन है यही मुख्य आजीविका है, यानी जीविकोपार्जन जीवन चलाने का मुख्य साधन गांव में क्या है? खेती और पशुपालन मुख्य रूप से है। जबकि नगर में व्यवसाय जो है ये मुख्य आजीविका का साधन है, ये मुख्य आजीविका है। तो ये 2 आपने अंतर देख लिया ग्रामीण और नगरीय जीवन व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। इटली की एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था? जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो मेजिनी का क्या योगदान था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इसका जवाब इस तरह से लिखना है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। मेजिनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। यानी मेजिनी कौन था? मेजिनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनीतिक, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजिनी राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम था कार्बोनरी। यहाँ पर नटी कर दिया है, कार्बोनरी होगा, रो हो जाएगा, कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। मेटरनिख युग के पतन के बाद इटली में मेजिनी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी मेजिनी का प्रभाव बढ़ा। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजिनी ने 1931 में यंग इटली की स्थापना की। अपने उद्देश्यों की प्रचार के लिए मेजिनी ने 1931 में क्या किया? यंग इटली की स्थापना की। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। और यंग इटली का सदस्य किसको बनाया? युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था? इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजिनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहाँ से भी वो अपनी रचनाओं द्वारा इटली के राजनीति स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। इटली में मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। तो बच्चों अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान है, तो इतना जानिए कि मेजिनी एक दार्शनिक, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक होने के साथ साथ कुशल सेनापति था। राष्ट्रवादी भावना से मेजिनी प्रेरित हुआ जिसकी वजह से गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी का वो सदस्य बना। मेटरनिख युग का जब पतन हुआ तब इटली में मेजिनी का वर्चस्व बढ़ गया, मेजिनी का प्रभाव बढ़ा और मेजिनी ने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1931 में यंग इटली की स्थापना की और उसमें युवाओं को सदस्य बनाया उसका। और यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य था कि इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण कर दिया जाए। उसके बाद उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण, चूँकि मेजिनी का विचार उग्र राष्ट्रवादी था, मेजिनी को
इटली छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, निर्वासित कर दिया गया। और वहीं से उसने अपने रचनाओं के द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित किया। इसलिए मैजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। आज का आखिरी और सवाल, पांचवा सवाल, 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त में विवरण दे। तो आंसर लिखना है बिल्कुल इसी तरह से कि 1929 के आर्थिक संकट के 3 कारण निम्न। नंबर 1, अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों से कर्ज की वापसी, यानी अमेरिका ने यूरोपीय देशों को विश्व युद्ध के बाद कर्ज दिया, लेकिन उसने बहुत जल्दी वापस मांगना शुरू कर दिया। एक ये कारण। दूसरा कारण कि कृषि जो है उसमें अधिक उत्पादन होने लगा, जिसके कारण वस्तुओं की जो कीमत है वो घट गया, जिससे किसानों की आय घट गई। तीसरा कारण, अधिक मुनाफे के लिए बाजार आधारित व्यवस्था को विस्तार किया गया। तो बच्चों, आज इतना ही।